तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक न्यू सी ड्रामा जिसका नाम है स्टील। ये एक सस्पेंस और थ्रिलर से भरा हुआ ड्रामा है जो कि बहुत ही ज़्यादा डार्क रोमांस पे भी बेस्ड है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बैठी होती है और उसके अंकल उसे डांट रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी मदर ने मरने के पहले तुम्हें कुछ भी नहीं लेके दिया और सारे शेयर ही तुम्हारे नाम कर दिए। मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारी इतने साल से देख रेख की और मुझे कुछ नहीं मिला। वो लड़की तो कुछ नहीं बोल रही होती, अपनी मॉम की फोटो पकड़ के वहाँ बैठी होती है। उसके अंकल तो बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं, उसे कोस रहे होते हैं, उसे डांट रहे होते हैं कि तुम्हें कुछ करना चाहिए, तुम्हें वो सारे शेयर मेरे नाम कर देने चाहिए। और वो पेपर निकालने लगते हैं, तभी वो लड़की उसे रोकने लगती है और इतने में उसके अंकल उसे धक्का दे देते हैं। वो गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। फिर वो कुछ सोच रही होती है कि उसके अंकल कितने बड़े लालची है। वो उस बॉटल को उठाकर उसके सर पे मारने ही वाली होती है, तभी एक आदमी उसका हाथ रोक देता है और वो उसे देखती है तो वो आदमी उसे चुप रहने का इशारा करके उसे एक रूम में बोलता है चले जाने। वो अपने रूम में चली जाती है, लॉक कर देती है। तभी उसे बाहर से गोली की आवाज़ें आ रही होती है, चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती है। जब वो उस दरवाज़ा को खोल के देखती है तो वो आदमी खून से लगा हुआ खड़ा होता है और वो उसे बताता है कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तुम्हारी मॉम मेरी सीनियर थी और उन्होंने मुझ पर बहुत ही ज़्यादा एहसान किए, इसलिए मैं उनका एहसान चुकाना चाहता हूँ। और यहीं पे ये सीन एंड हो जाता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सोंगी, जिसका नाम उस लड़की का नाम सोंगी होता है, वो एक कार में बैठी होती है और एक आदमी से अपना कॉन्ट्रैक्ट ले रही थी। वो आदमी तो उसे गलत तरीके से टच कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगा। तभी वो आदमी देखता है कि उसकी सारी बातें सोंगी ने एक रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया होता है। वो उसे धमका रहा होता है। तभी सोंगी उसे धमकाने लगती है और बोलती है कि मैंने ये सारी बातें रिकॉर्ड कर ली, अगर मैं मीडिया के सामने ये सारी बातें एक्सपोज कर दूँ तो तुम्हारा तो काम ही खत्म हो जाएगा। तभी वहाँ पे एक आदमी अपने हाथों में कुछ गार्डनिंग के सामान लेकर आता है और बोलता है कि तुम्हें इस कार से निकल जाना चाहिए। वो आदमी उसे देख के निकल जाता है। इधर सोंगी तो उसकी आवाज़ पहचान चुकी थी। वो आदमी उसे बोल रहा था कि आप जैसा समझ रहे हैं सर वैसा कुछ नहीं है, ये कार मेरी है और मैं यहाँ पे कुछ काम के लिए आया था। जब वो सोंगी वहाँ से भाग रही होती है तभी वो आदमी सामने से चल आता है। ये आदमी कोई और नहीं, वही उसका अंकल होता है। इसका नाम फैन यू होता है, जो कि तब सोंगी उसे देख लेती है और घबरा जाती है। वो याद कर रही थी किस तरीके से वो उसका अंकल बताया था अपने आप को। फिर फैनी उसे रोक लेता है और बोलता है कि तुम यहाँ कब आ गई अब्रॉड से, मैंने तो तुम्हें अब्रॉड भेज दिया था ना। तब सोंगी बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाती है, बोलती है कि तुमने मुझे फुसला के मेरे मॉम के सारे शेयर अपने नाम करवा लिए और मुझे अब्रॉड भेज दिया। तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं फिर कभी अब्रॉड नहीं जाऊँगी। तो फैनी उसे बोलता है मैंने तुम्हारे भले के लिए तुम्हें अब्रॉड भेजा। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है 6 साल पहले का, जब फैनी सोंगी को अपने घर लेके चले आता है और उसे अच्छे तरीके से पाल पोस के बड़े कर रहा था और उसके मॉम के सारे शेयर अपने नाम करवा लिए थे और सोंगी को वहाँ से अब्रॉड उसने भेज दिया था। सोंगी तो नहीं जाना चाहती थी लेकिन इसने फिर भी ज़बरदस्ती उसे भेज दिया था। फैनी बोलता है कि मैंने जो भी किया तुम्हारे लिए किया। तो सोंगी बोलती है हमारे बीच कुछ भी नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं इंडिपेंडेंस रहना चाहती हूँ। लेकिन फैनी तो उसे अपने गले लगाता है और बोलता है कि तुम्हें जो करना है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ मैं तुम्हें सेफ रखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें अब्रॉड भेजा था और अब भी तुम्हें भेजूँगा। लेकिन सोंगी तो बोलती है अब आप कुछ नहीं कर पाओगे, मैं आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती और वहाँ से चली जाती है। फैनी तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। वो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि वो आदमी कहाँ गया, तो उसका असिस्टेंट बताता है कि वो आदमी अंदर है। फिर वो आदमी बोल रहा होता है कि सर आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, वो लड़की ने मुझे कुछ काम बोला था इसलिए मैं आया था। तो फैनी उसे बोल रहा था हाँ ठीक है ये चाय पियो, और वो चाय बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है, उसको पकड़ के तो उस आदमी का हाथ ही जल गया था। तो वो फैनी बोलता है कि तुमने इसी हाथों से उस लड़की को छूने की कोशिश की थी ना, अब इसी हाथों से गर्म वो पियो। उसका असिस्टेंट उस आदमी को ज़बरदस्ती वो चाय पिला रहा होता है तो वो उसे माफ़ी मांग रहा होता है, लेकिन फैनी बोलता है शांति से पी लो, नहीं तो अभी मैं क्या कर दूंगा, सबके सामने वो तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा, फिर कोई भी प्लेटफॉर्म तुमसे नहीं मेल करना चाहेंगे। इधर फिर हमें दिखाया जाता है पार्टी का सीन, जब वहाँ पे शाओफी खड़ा होता है तभी
सोंगी वहाँ आती है और उसे एक चीप देती है, बोलती है कि ये हमारे केस के लिए बहुत ही ज़रूरी है और हमारा मिशन इससे कामयाब होगा। फिर वो सोंगी को बोलता है ये अंदर पार्टी चल रही है, चलो हाँ तुम्हें अंदर लेके चलता हूँ मैं। फिर वो सोंगी को वहाँ से लेके जाने लगते हैं। ये दोनों पार्टी के अंदर आए होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तभी सोंगी देख रही होती है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी डिज़ाइनर भी आई होती है, इसका नाम शाओ होता है। शाओ जो कि सबको देख के मुस्कुरा रही होती है, वो शाओफी के पास आती है। तभी वो देखती है कि सामने में फेन्यू खड़ा होता है। वो फेन्यू को हेलो बोलती है। फेन्यू शाओफी के पास आता है तो सोंगी ऐसा नाटक करने लगती है कि ये शाओफी उसका बॉयफ्रेंड है। वो बोलने लगती है कि आप मेरे बॉयफ्रेंड से मिलिए, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। शाओफी तो कुछ नहीं समझ रहा था, लेकिन वो उसका नाटक में उसका साथ देता है, बोलता है कि हाँ मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। फिर सोंगी वहाँ से जाने लगती है। तभी वेटर उसे धक्का मार देती है, तो वो गिरने ही वाली होती है कि फेन्यू उसे रोक लेता है। सोंगी तो फेन्यू की आंखों में देख ही रही होती है। फिर उसे थोड़ा स्टम्बल होके वो ठीक से खड़ा हो जाती है और जाने लगती है। तभी उसके हाथ का रिबन फेन्यू के कोट में फंस जाता है। तो फेन्यू बोलता है कि देखो ये भी तुम मुझसे दूर नहीं जाना चाहता। फिर सोंगी एक फ्लर्टी वे में उसके पास आने लगती है उस रिबन को निकालने के लिए। तभी इन दोनों को ऐसे शाओफी देख लेता है और बोलता है मास्टर सोंगी तुम दोनों ये सब क्या कर रहे हो। तो वो बहुत ज़्यादा शौक होता है। तो सोंगी बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो मेरा रिबन फंस गया था ना, इसलिए मैं इधर छुड़वा रही थी। फिर शाओफी बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं। फिर सोंगी वो जल्दी से उसे समझाने जाने लगती है, लेकिन फिर भी उसका रिबन नहीं खुल रहा होता है। तो भी वहाँ पे चाओ आ जाती है जो कि बोल रही होती है ये एक आदमी और एक औरत है, क्या ही कर सकते हैं। तो फिर शाओफी उसका रिबन निकालता है और बोलता है कि तुम जैसा समझ रहे हो ऐसा कोई भी बात नहीं है, ये मेरी फ्रेंड है और ये उनके अंकल है, ये हमारे मेरे मास्टर भी है। फिर इन दोनों पर्स दे देता है शाओफी सोंगी को। तो शाओ बोलती है कि यहाँ पे ये पर्स सबके पास कॉमन है, सबके पास एक चीज़ है। तब सोंगी अपने पॉकेट से पर्स से एक परफ्यूम निकाल रही होती। इधर चाओ बोल रही होती कि फेन्यू तुम कब मुझे मिसेस बना रहे हो। तब ये सोंगी समझती है कि वो उसे शादी करने के लिए बोल रही होती है। तभी फेन्यू बोलता है कि टाइम हो गया, हमें चलना चाहिए, लेट हो जाएगा। फिर चाओ वहाँ से जाने लगती है तो सोंगी उसे बोलती है कि मेरे पास एक परफ्यूम है, आपको टेस्ट करना है, लेकिन वो नहीं सुनती है। तभी उनका पर्स नीचे गिर जाता और सोंगी पर्स उठा के देती है। इधर चाओ शाओफी को लेकर चला जाता है। तभी सोंगी को भी फेन्यू एक रूम में लेकर चला आता है और बोलता है कि तुम अपनी ये सब तरकीबें बच्चे वाली कब बंद करोगी। तो ये सोंगी बोलती है मैंने क्या किया। तब शाओ के बारे में बताता है फेन्यू कि तुमने किस तरीके से चाओ के पर्स को अपने पर्स के साथ बदल दिया, ये सब चीज़ें मैंने देख ली थी। तो सोंगी तो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है, बोलती है कि हाँ मैंने बदला क्योंकि मुझे एक प्रोजेक्ट में कामयाब होना है। फिर वो फेन्यू अपने पॉकेट से टिकट निकाल कर बोलता है कि तुम्हें आज रात की फ़्लाइट है, आज रात की फ़्लाइट है, तुम्हें चल जाना है घर। तो वो बोलती है कि मुझे नहीं जाना। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तुम्हें चला जाना चाहिए। फिर वो उसका हाथ पकड़ के उसके रिबन को ठीक से बांधने लगता है और बोलता है कि ये जो ड्रेस तुमने पहना है ना, ये तुम्हें जरा भी सूट नहीं कर रहा, इसे कभी मत पहनना। तभी सोंगी के मन में एक आइडिया आता है और वो उसे सेड्यूस करने की ट्राई करती है और बोलती है कि अगर तुम चाहते हो तो मैं इसे अभी ही निकाल लूँगी। और ऐसा करके वो अपने जूते निकालने लगती है और अपने एक सेड्यूटिव वे में सारी चीज़ें खोल रही होती है। फिर वो अपने कपड़े को भी एक तरफ से गिरा लेती है। ये सब देख के फेन्यू तो अपनी चेहरे को साइड में कर लेता है और यही मौका होता है कि सोंगी अपना पर्स उठा के वहाँ से भाग जाती है। फेन्यू उसे नहीं रोकता, बस देख रहा होता है। इधर जब ये भाग रही होती है तभी शाओफी और चाओ वहाँ से गुजर रहे होते हैं। शाओफी उसे रोक के बोलता है मैं आता हूँ किसी काम से। चाओ जब वहाँ खड़ी होती है तभी उसकी फ्रेंड्स आ जाती है और बोलती है कि अपना परफ्यूम थोड़ा दिखाओ ना जो अभी लॉन्च करने वाली हो। तो चाओ अपने असिस्टेंट से अपना पर्स मंगाती है और उस परफ्यूम को निकालती है। परफ्यूम को वो बोलती है कि ये मेरा खास परफ्यूम है और सबको परफ्यूम मार देती है। ये सारे लोग
परफ्यूम को सूंघ रहे होते हैं और बोलते हैं कि ये परफ्यूम तो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, तुमने किस चीज़ का यूज़ किया है इतनी ज़्यादा। इधर चाओ तो समझ गई थी ये उसका परफ्यूम नहीं है और ये उसका पर्स भी नहीं है। वो बोलती है कि ये पर्स किसके साथ एक्सचेंज हुआ है, तुम्हें खोजना होगा। तब हम देखते हैं कि इधर लॉन्चिंग का टाइम आ गया होता है। तभी सब पूछ रहे होते हैं कि चाओ मैम बताइए आपने किस प्रोडक्ट का यूज़ किया है इस परफ्यूम को बनाने के लिए, लेकिन वो तो नहीं बता पा रहे थे। तभी वहाँ पे सोंगी आ जाती है और बोलती है कि मैम नहीं बताएगी, मैं बताऊंगी, क्योंकि इसमें प्लम ट्री दिया है, रोज़ एसेंस दिए हैं और वगैरह वगैरह प्रोडक्ट्स दिए हैं। तब चाओ बोलती है कि हाँ सोंगी एकदम ठीक बोल रही है, ये हमारी न्यू मेंबर है जो कि इस प्रोडक्ट के लॉन्चिंग में हमारी सहायता कर रही है। सुन के तो सभी लोग खुश हो जाते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। तभी वहाँ पे फैन्यू भी अपने असिस्टेंट के साथ आ जाता है। सोंगी जब असिस्टेंट को देखती है और फैन्यू को देखती है तो वो उसका असिस्टेंट फैन्यू को बोल रहा होता है कि ये लड़की तो बहुत बुरी तरीके से फंसेगी जाल में। तो सोंगी जो कि उन लोगों को देख रही होती है, इन लोग वो पूछते हैं कि इसका इंस्पिरेशन क्या है। तो वो बोलती है कि इस परफ्यूम का नाम स्टील्थ है जो कि मेरी इंस्पिरेशन से बना है। ये इंस्पिरेशन ये है कि हमें परछाई और किस तरीके से बॉडी और परछाई को एक साथ मिलने के रास्ते को देखना चाहिए और इसे कभी भी दूर नहीं करना। में सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इसको ऑफिस छोड़ने के लिए शाओफ ही आता है। सोंगी बोलती है कि तुम अब चले जाओ। वो अपने ऑफिस में जा ही रही होती है, वो 16 फ्लोर का बटन टिपती है, लेकिन वो देखती है कि वो फिर से ग्राउंड फ्लोर में ही आ चुकी होती है। उसका लिफ्ट तो ऊपर गया ही नहीं था। वो जब फिर से लिफ्ट में जाने लगती है तो फैन्यू उसे रोक लेता है और उसे अपने साथ कार में ले जाता है और अपने ड्राइवर को बोलता है कि चलो एयरपोर्ट। तो फिर ये सुन के तो सोंगी बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। इनके कार के सामने शाओफ ही आ जाता है और उसे रोक लेता है। फिर वो फैन्यू के पास आता है और बोलता है कि मास्टर मैं आपके से एक बात बोलना चाहता हूँ, आप प्लीज़। शाओफ भी बोल रहा था कि आप इस सोंगी को लेकर मत जाइए, इसको भी अपनी लाइफ जीने का अधिकार है। ये जो करना चाहती है इसे एक बार तो करने का मौका दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं इसकी सारी जिम्मेदारियाँ लूँगा और इसके हर एक काम में मैं इसका साथ दूंगा। आप एक बार तो इसकी मदद कीजिए। तो सोंगी तो भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होती है। फैन्यू तो उसकी कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से जाने लगता। बोलता है कि मैं तुम्हें तभी आज़ाद करूँगा जब तुम शादी के लिए तैयार हो जाओगी। तो सोंगी बोलती है कि हाँ मैं शादी के लिए तैयार हूँ और फिर वो कार से निकल जाती है और फैन्यू के सामने ही शाओफी के पास जाकर बोलती है कि क्या शाओफी तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। ये सुन के तो शाओफी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और कुछ ढूंढने लगता है। तभी वो अपने जेब से एक जेसस का लॉकेट निकाल के बोलता है कि विल यू मैरी मी। तो सोंगी भी इसे एक्सेप्ट कर लेती है और देखती है कि फैन्यू उन लोगों को ऐसे देख रहा होता है। ये सारी बातें चाओ भी सुन लेती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को मुझसे छीनने की। फिर इधर दिखाया जाता है इनकी कॉलेज की पिक्चर को। फिर इसका असिस्टेंट फैन्यू को बोल रहा होता है कि आपको क्या करना है सर। तो फैन्यू बोलता है कि तुम्हें पता है एक गुलदस्ता कैसे बनाया जाता है, उसमें से उन सभी खराब फूलों को काट के फेंक दिया जाता है जो उस गुलदस्ते को खराब कर रहे थे। इसी तरह लाइफ से भी हमें खराब लोगों को हमेशा के लिए हटा देना चाहिए ताकि हमारी लाइफ भी खराब ना हो। ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर